इट इज़ वेरी गुड्स। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। आपने जो मैंने कमिटमेंट किया था उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, शेयर लिंक नहीं हुआ। तो मैंने जो कमिटमेंट किया था उसको मैं आगे बढ़ाते हुए सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, ताकि लिंक अप, हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। चलिए मैं शेयर कर ले रहा हूँ। हम लोगों ने लाइफ साइंस की क्लासेस शुरू की थी, करेक्ट? लाइफ साइंस में हम लोगों ने आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस और थोड़े से आइडियोलॉजी लेके हम लोगों ने बढ़ा था। और उस स्थिति में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपकी लाइफ जो है इम्पोर्टेंट होता है और लाइफ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके विदाउट जो है आप लाइफ की कामना नहीं कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, और ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स को आप जरूर टेस्ट देते रहिएगा। जैसे थोड़ा सा और कंटेंट मिलता है फिर टेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लाइफ साइंस में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लाइफ की स्टार्ट हो सकती है या लाइफ के लिए एसेंशियल कंटेंट क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा था, द लिविंग वर्ल्ड्स। इसमें हमने देखा था कि अगर लाइफ है तो वो चाहता है ग्रोथ, वो अपने रेस को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए उसके अंदर वो ग्रोथ चाहिए, उसके अंदर रिप्रोडक्शन चाहिए और टैक्टाइल सेंसिटाइजेशन चाहिए, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के प्रति उसका रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म चाहिए, सेल्फ ऑर्गेनाइज चाहिए, मोर्टेलिटी चाहिए। इन सबों को हम लोगों ने डिस्कस करके आगे बढ़ा था और फिर लिविंग वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़े थे और सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्यों ज़रूरी है और सेल का इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जानने था मैंने, और रॉबर्ट हुक के बारे में बताया था कि उन्होंने सेल को एज ए लिविंग थिंग्स के रूप में खोजा था। और धीरे धीरे आगे हम लोगों ने डेवलपमेंट भी इसके बारे में देख चुके थे। तो इस तरह से अगर आपको आएगा कि सेल के बारे में बताए व्हाट इज सेल, तो सेल के बारे में बताते हुए उसकी डिस्कवरी को आगे बताते हुए आप रॉबर्ट ब्राउन तक रुक जाएंगे, फिर सेल के कुछ करेक्टर को बता देंगे। इसी तरह से जैसे कि आज वैभव जी ने लिखा था, बड़ा सुंदर तरीके से लिखना शुरू किया है। विनय जी ने भी लिखा है, उषा का मैंने भी देखा नहीं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल को पूरी तरह से आप लिख सकते हो, उसी तरह से लिखना चाहिए और आपके लिखावट में थोड़ा थोड़ा और निखार आएगा। और मैं आपके लिए मैं बता दूं कि बिल्कुल ही नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, ये नोट्स आ चुका है और मैं नोट्स आपको भेज सकता हूं कुरियर के माध्यम से। नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप लोग देख पा रहे हो क्या स्क्रीन पे? नोट्स दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये नोट्स हमारे पास बिल्कुल कंपाइल करके मैं मंगा चुका हूँ। ठीक है, तो इस नोट्स को मैं सभी को कुरियर के थ्रू सभी के अपने अपने एड्रेस पे मैं आपको भेज दूंगा। इसलिए आप लोग अपना एड्रेस, आधार कार्ड वाला एड्रेस इस तरह से आप दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ताकि ये आपके पास सपोर्ट में आएगा मटेरियल्स। हालांकि ये मैंने स्लाइड्स पे काफ़ी मटेरियल दे रखा है, फिर भी एक रेफरेंस के तौर पे एक होता है ना कि नोट्स होना चाहिए बोल के, नहीं तो आपको लगेगा हमने पढ़ाई ही नहीं किया। यूकैरियोटिक और कैरियोटिक सेल्स का मैंने पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, सेल स्ट्रक्चर हमारे हाथ में सिलेबस है आपका, इसमें सीधा मेंशन है लिविंग वर्ल्ड के बाद सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे डायवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसी के साथ हम लोग लास्ट वाला पढ़ लेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बायोमोलिकुल्स को पढ़ेंगे। मतलब ये 3 दिन के अंदर ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। ग्रुप बी का लाइफ साइंस का पोर्शन खत्म 3 से 4 क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा शुरू कर देंगे एग्रीकल्चर। चलिए उस, हाँ, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा लाइफ साइंस का ग्रुप बी। हाँ, बोलिए। उसमें सर ये आपको डीएनए वगैरह जो सब हो जाए सरकार का? हो जाएगा जी, आप देखिए तो सही। अरे नहीं होता, बस बस वही वही, जहां मैंने रिप्रोडक्शन बताया वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
उसमें आपको करना क्या है, जेनेटिक्स थ्योरी पढ़ना है। जेनेटिक्स थ्योरी में मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड को पढ़ाने में 10 मिनट लगता है, डाइहाइब्रिड को पढ़ाने में 15 मिनट लगता है। ठीक है, Yes, sir. घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताए थे ना, मैं आपको नवंबर मिड तक ये पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस को इन्वायरमेंटल साइंस को कवर कर देंगे। हम वहां से सीधा लग जाएंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स 180 में से आपको 180 में से 170 जरूर लाना है, इसलिए पूरा समय बचा कर रखेंगे हम इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, Yes, sir. और तब तक आप इसमें क्वेश्चन आंसर लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए। Yes, sir. तो अभी तो आपने सेल को समझ लिया। सेल को अगर आप पॉइंट आउट करोगे, जैसे वैभव जी मैं आपसे एक बात पूछूं कि सेल को हम क्या कह सकते हैं, विनय जी बताइए, उषा कोई भी। यूनिट ऑफ लाइफ ये यू- जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। हाँ, तो आप बोलिएगा ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ ठीक है, अच्छा आप हिंदी में लिखते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, ये एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल सेल का। और पूरी की पूरी लाइफ की डिपेंडेंसी कोमा करके, लाइफ की पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है, सेल के ऊपर होती है। अगर सेल मर जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस के बाद जो है उससे पहले आपको आता है एजीन। तो जब आप चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट हम बताएंगे लिखने में, तो सबसे पहले अगर आप सेल लिखते हो तो सेल जब से आता है तो सबसे पहले सेल कौन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद सेल क्या आएगा, इवोल्यूशन ऑफ, यहाँ लिखिएगा इवोल्यूशन ऑफ सेल। उसके बाद क्या आएगा, यूकैरियोटिक सेल आएगा। फिर सेल में क्या आएगा, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, एजिन होता है। और एजिन के बाद क्या होता है, सेल डाई हो जाता है। क्या होता है, सेल डाई हो जाता है। और डाई होने के बाद क्या होता है, डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज होने के बाद एक साइकिल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग जरूर मेंशन करेंगे अपने लिखावट में, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेल बिल्कुल ही तरह से कंफर्म हो जाएगा। सेल के बारे में लिखना, और सेल से हम लोग 6 क्वेश्चन लिखेंगे। सेल से कितने क्वेश्चन लिखेंगे, 6 क्वेश्चन को लिखेंगे सेल। और इनहेरिडिटीज को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से इनहेरिटी एक्वायर्ड करेक्टर को डेवलप किया जाता है। देखिए एक क्लास में पूरा हार्मोन हो जाता है। ठीक है, अब सेल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो अब मैं कह सकता हूं कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है विथ स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस। तो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, हर ऑर्गेनल्स का एक अपना अपना इंडिविजुअल फंक्शन होता है, करेक्ट ना। और वह सारे फंक्शन कंबाइंड मिलके सेल का फंक्शन कहलाता है। तो इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट कौन कौन से आ रहे हैं, पहला आ रहे हैं सेल वॉल, दूसरा आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, तीसरा आ रहा है साइटोप्लाज्म, और चौथा आ रहा है न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ये हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं ना, कि अगर ये सेल है तो सेल के सबसे आउटर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति। यस यार, इसके अंदर आते हैं तो लिक्विड पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और सबसे अंदर वाला पार्ट है जो कंट्रोल सेंटर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहेंगे। और इसके अंदर जितने भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, वो सारे के सारे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स, और छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स। ये सारे की अगर संरचना को आप देख लीजिएगा तो किसका संरचना देख लीजिएगा, सेल का। क्लियर है, if you know the structure of cell wall, if you know the structure of cell membrane, if you know the structure of cytoplasm, if you know the structure of nucleus, if you know the structure of other cell organelles like mitochondria, lysosome वगैरह, तो आप किसका स्ट्रक्चर देख लिए, सेल का। क्लियर है, तो आप कह सकते हैं कोशिका संरचना में जीवन की प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यक विशिष्ट कार्यों के साथ व्यक्तिगत घटक शामिल होते हैं। इन घटकों में है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। देखिएगा मैं जो ऐसे अंडरलाइन जो किया हूं ना, आप भी एग्जाम में अंडरलाइन करेंगे, कोशिका गर्भ और नाभिक और कोशिकांग। इतने लिखने के बाद इस तरह से आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि जो चेक करने वाला हो उसको पता हो कि आपका फोकस जो है किन बातों पे है। अब हम बात करते हैं एक एक मेम्ब्रेन की, जैसे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन
को आप क्या कहिएगा, इट इज, देखिए जितना पॉइंट आपको याद आएगा उतना लिख दीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल, है ना। ये पहला काम तो यही होगा कि अगर आपको कोई कवर करके रखे हुए है, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल्स को प्रोटेक्शन देता है, तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट देगा। और दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट द सेल वाला क्यों करता है अभी हम बताएंगे। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ये कैसे करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इट सेपरेट द सेल वॉल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये बाहरी वातावरण से आपको सेल वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या तो सेपरेट करता है। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन, इसलिए एग्जामिनेशन में लिखने के बाद यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए, द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, मीन्स whether plant cell, whether animal cell, whether eukaryotic cells, whether prokaryotic cell, the cell membrane is present everywhere. It means this is the protective and supportive part of the cell. The cell membrane is outer covering of cell within which all the organelles such as cytoplasm, nucleus are enclosed. Okay, it also referred to the plasma membrane, और इसका हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिएगा और बॉक्स में लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन बराबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, इसको करके आगे बढ़िएगा। अब बाय स्ट्रक्चर बात करें, इट इज पोरस मेम्ब्रेन विथ पोर हैविंग डिफरेंट पोर which permits the movements of selective substances in and outside of your cells. Okay, beside this the cell membrane also protect the cellular component from damage and leakage. तो इतने सारे स्ट्रक्चर हैं जिसको आप बता सकते हैं, लेकिन अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा आपको पढ़ाते हैं और ये बाइफर्केट करके आप वहां पे एग्जामिनेशन में बनाइएगा। जैसे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। कैसा लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। आपको पता है सेल के अंदर 70 to 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। सेल के अंदर 70 से 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। तो सेल के किस में, सेल के साइटोप्लाज्म में, किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में 70 से 90% तक जल होता है। क्लियर है, और इसी उसके बाद 10% पे सारे सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया और अभी आपने लिखा कि यह क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जब भी यह प्रोटेक्टिव लेयर होगा इसका मतलब जो इन्वायरमेंट से इसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा होगा या सेल के अंदर से जो भी फोर्स जा रहा है उसको ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, करेगा ना, तभी ना किसी को प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। अगर इसको आप क्रॉस सेक्शनल काटते हैं तो यहाँ पे काट के अगर आप ले आते हो तो इसके जो लेयर होते हैं वो 3 चीजों के बने होते हैं। एक होता है लिपिड्स, दूसरा होता है प्रोटीन, फिर क्या होता है लिपिड्स, इसे कहा जाता है लाइपोप्रोटीन। किसका बना होता है, यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका, सेल मेम्ब्रेन। इस लाइपोप्रोटीन के बनने से फायदा क्या है, ये आपका लिपिड्स है, ये आपका लिपिड्स है और बीच वाला पार्ट क्या है, प्रोटीन है। तो लिपिड्स क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। तो अगर बाहर से कोई भी फोर्स आता होगा तो यहाँ तक फोर्स नहीं जाता होगा, और अंदर से कोई फोर्स आता होगा तो यहाँ तक नहीं जाता होगा। इसी कारण से जो आपका सेल है, इस सेल की जो रिजिडिटी है या सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो एक लाइन फिर यहाँ से ऐसे पूरा स्टॉप करके कह सकते हैं कि सेल की जो रिजिडिटी है और इसकी जो रिजिडिटी है या फिर जिसकी स्ट्रक्चर है वो अगर स्टेबल रहता है, इसके पीछे रीजन है लाइपोप्रोटीन। क्या रीजन है, लाइपोप्रोटीन। करेक्ट हो गया। अब देखिए सेल का मैंने कहा कि इसके अंदर कुछ पोर होते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया था कि ये क्या होता है, इट इज ए पोरस मेम्ब्रेन। मतलब इसके पास क्या होता है, एक स्पेशल क्लास का पोर होता है। ये पोर होता है, इस पोर को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल। क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, allowed some specific particle inside the cell and the outside the cell। अगर ये हर पार्टिकल को सेल के अंदर अलाउड कर देगा तो सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इस वाटर कंसंट्रेशन को मैनेज करने के लिए
ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अंदर आने देगा और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बाहर जाने देगा। अगर सेल के अंदर किसी भी कारण से जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसको कहा जाता है हाइपरटोनिक। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक। और सेल के अंदर किसी कारण से जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसे कहा जाता है हाइपोटोनिक। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक और कहा जाता है हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों ही खतरनाक है, इसलिए जल की मात्रा इतना होना चाहिए। इसके लिए यह जल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। और इस समय में जब जल कम है तो जल को बाहर से अंदर आने देता है। क्लियर है? तो इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन यूज होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेल की मजबूती प्रदान करने के लिए, उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यह क्या करता है? एक लाइपोप्रोटीन का वाल बना होता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, यह एक प्रोटेक्टिव लेयर है। व्हाई? बिकॉज दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन which gives the rigidity as well as the protective nature of our cell. Okay, और साथ में साथ due to the semi permeable or porous structure found in the cell membrane or the plasma membrane, the hypertonic or hypotonic concentration, या सीधा लिखेगा जल का कंसंट्रेशन, जल का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है? मेंटेन रहता है। करेक्ट? इतनी बातों को आप वहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसी बातों को मैंने हिंदी में लिखा है, तो हिंदी वाले भाषी को मैं भेज दूंगा, वो हिंदी को आप इसको देख लीजिएगा। ये समझ में आ गया? हाँ, कोशिका मेम्ब्रेन की जगह कोशिका झिल्ली का प्रयोग होता है। यह सहारा देती है और उसकी रक्षा करती है। यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रण करता है। आप पदार्थ के ब्रैकेट में आप जल लिख सकते हैं। यह कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करता है। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। ये इसका पंच लाइन है। This is the membrane which is found in all type of cell, whether prokaryotics, whether eukaryotics, या तो पुराना सेल हो या तो आधुनिक सेल हो, सभी में यह पाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, जस्ट इसके बाद मैंने आपको बता रहा हूँ सेल वॉल। आपने देखा कि अगर वह जो कोशिका है, वह अगर कोशिका चाहे वह जंतु की कोशिका हो या पादप की कोशिका हो, सबों में क्या मिलता है? झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन जैसे सेल वाल की बात करोगे तो ओनली पादप कोशिका में पाया जाता है। दिस सेल वाल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, लिखा हुआ है। तो जब आप वहां पे एग्जामिनेशन में लिखिएगा मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, और हेमी सेलुलोज एंड पैक्टीन। ये 3 पॉइंट लिखने का मतलब है 3 नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। तो दिस सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब प्लांट सेल का सबसे बाहरी भाग क्या हो गया? सेल वॉल होगा, और इसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि जब सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए ह्यूमन लाइफ क्या है, अपने आप को प्रोटेक्टिव जगह पे ले जा सकता है, लेकिन ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्टिव जगह पे तो ले जा नहीं सकते हैं। इनको धूप भी झेलना है, इनको ठंडा भी झेलना है, बल्कि इनका सहारा लेके आप बचते हैं, तो इनको काफी मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए देखिए भगवान ने भी या गॉड ने भी या नेचर ने भी इनको एक जबरदस्त रिजिड प्रोटेक्टिव लेयर दिया, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। और बाकी अंदर में सब वैसा ही है जैसा एनिमल सेल्स में होता है, बस एक क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस होता है। ओके, द सेल वॉल इज आल्सो outermost layer of the plant cell. It is rigid and stiff structure surrounded by cell membrane. It provides shape, support to the cells and protect them from मैकेनिकल शॉक एंड इंजुरी। आपको मैकेनिकल शॉक इंजुरी लगेगा तो आप भाग जाइएगा दूसरे जगह से, लेकिन बेचारा पेड़ पौधा कहाँ भागेगा? इसलिए उसके लिए वह प्रोटेक्टिव करता है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके सामने यह एक सेल है, ठीक है? इस सेल का देखिएगा, ये सबसे बाहरी जो इलाका है उसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और सबसे बीच वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या है? डीएनए। ओके, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? ये देखिए छोटा छोटा पार्ट क्या है? डीएनए है।
लेकिन डीएनए पाया कहा जाता है केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद क्या है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है लाइसोसोम है, ये क्या है राइबोसोम है, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है गोल्गी एपरेटस है, ये क्या है साइटोप्लाज्म है। बताया था लिक्विड पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो इतने स्ट्रक्चर को आप इंडिकेट अगर कर दीजिएगा एग्जामिनेशन में तो आप बम बम हो जाइएगा। सर क्या मैं इस तरह का बना पाऊंगा? अगर आप बना पाते हो तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। फुल मार्क्स 2 नंबर मिलता है आपको स्ट्रक्चर पे, तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया तो। प्रयास कीजिए, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा तो मैं इससे आसान स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, लेकिन मजा वहां नहीं आएगा जो मजा इसमें आएगा। क्लियर है? बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, हो जाएगा। कोशिश किया जाएगा सर। बिल्कुल, कोशिश करने वाले का हार नहीं होता है। क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर है, मैं आपको 2 डायमेंशन में बता दूंगा, अगर दिक्कत होगा तो 2 डायमेंशन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आइए, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म। अभी हमने क्या पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पहले क्या पढ़ा सेल वॉल। ये सेल वॉल किस में होता है प्लांट सेल में होता है। किसका बना होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका सेलुलोज या हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज का बना होता है। ओके, और इसके नीचे क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कैसा नेचर होता है सेमी परमेबल नेचर होता है, जो कि स्पेशल मॉलिक्यूल को अंदर आने देता है, जिसके वजह से ही आपके सेल के अंदर जो है हाइपो और हाइपर जो है स्थिति को मेंटेन किया जा सकता है। ओके, अब साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो यह थिक क्लियर एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। देखिएगा, जब आपको बोलेगा कि सेल और सेल के स्ट्रक्चर एवं फंक्शन को बताएं तो सभी का ये 4-4 लाइन 5-5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो उसका जो मेन पंच लाइन है, सबसे पहले आप लिखिएगा सेल वॉल, उससे पहले लिखिएगा आप सेल मेम्ब्रेन। तो इसके जो 3-4-5 इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं उसको लिखे, इट इज पोरस मेम्ब्रेन, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज द मेड अप ऑफ दिस वन, इट इज मेड ऑफ दिस वन, ये जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, तो सेल साइटोप्लाज्म द मोस्ट केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके शरीर के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। अब कहोगे सर केमिकल रिएक्शन से आपका तात्पर्य क्या है? आपके सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंसेस होता है, इस सारे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को हमेशा लिक्विड में किया जा सकता है, और इसके लिए कहाँ होता है यह साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देखो ना, आपको यहाँ पे कोई चींटी काटता है और चींटी काटता है और आपको ब्रेन को सिग्नल चला जाता है, तो ब्रेन को सिग्नल किसके द्वारा जाएगा? इसी केमिकल बैलेंस के द्वारा जाएगा। इसमें होता है आपका सोडियम और पोटासियम चैनल होता है, जिसके थ्रू आपको सेंसेशन जो है पूरी तरह से मिल पाता है और आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो। तो लेकिन इस केमिकल को आयन के रूप में रहेगा तभी आपका क्या होगा इंडिकेशन का ट्रांसफर होगा। क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास, इस तरह से आपका कंडक्शन होगा। लेकिन प्लस माइनस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? कोई ना कोई लिक्विड चाहिए। वह लिक्विड का काम कौन करता है? तो साइटोप्लाज्म करता है। ओके, देख लो the cell organelles है like endoplasmic reticulum, vacuoles, mitochondria, ribosomes are suspended in the cytoplasm। और जो है इसके अंदर में जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? साइटोप्लाज्म में। आपसे पूछ दे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर कहाँ पाया जाता है तो क्या बोलिएगा? साइटोप्लाज्म में। आपसे पूछे कि वैक्यूल्स कहाँ पाया जाता है क्या बोलिएगा? साइटोप्लाज्म में। आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया से एक बात याद आ गया, ये बार बार पूछता है कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अलावा अपना डीएनए किसके पास होता है? एकमात्र ऐसा आपका सेल ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ सेल, जिसका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डीएनए, एक जो होता है जेनेटिक डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक फंक्शनल डीएनए होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये बहुत बार पूछता है एमसीक्यूज में, इसलिए ध्यान से।
हालांकि मैं एमसीक्यू में इसको दिया हूं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद एक गाढ़ा, अस्पष्ट और जेली जैसा पदार्थ होता है। एकदम सिंपल वर्ड में, कोशिका के भीतर अधिकांश रासायनिक प्रतिक्रियाएं इसी कोशिका द्रव में होती है। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल्स इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। क्लियर है? आइए अब आगे आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। मतलब हम पहला लेयर पढ़े, उसके बाद प्रोटेक्टिव लेयर का वो पढ़े, उसके बाद इसके सारे लिक्विड पढ़ लिए और इसके अंदर सारे सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सीधा आगे इसके केंद्रक में, तो केंद्रक में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए। द न्यूक्लियस कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल्स ऑफ द सेल that is called DNA. It is stands single to the cell grow, mature and divide. ये जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको जेनेटिक, तो देखिएगा इसमें रोल आएगा आपका डीएनए का। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। The cell is surrounded by the nuclear envelope that separates DNA from the rest of the cell. तो जो आपका एक न्यूक्लियस इन्वेलप है, जिसको जो डीएनए को सेपरेट करता है अदर सेल ऑर्गेनेल से। The nucleus protect DNA and it is an integral component of the plant cell structure. यही बातों को मैंने हिंदी में लिखा है कि लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाली विदेशी निकायों को घेर कर कोशिका की, अच्छा ये लाइसोसोम का हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स हुए। अब न्यूक्लियस के अलावा जो आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स है वो कौन कौन है, तो ये है न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। Also, it involved in controlling cellular activity and cellular reproduction. तो ये दूसरा आपका ऑर्गेनल हो गया न्यूक्लियोलस। आप चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखें, न्यूक्लियोलस का जो है क्या फंक्शन है, दो दो लाइन करके चलते चलिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस फ्रॉम फॉर्मिंग द बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। Each human cells contains 23 pair of chromosome. ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum involved in the transportation of substances throughout the cell. It plays a primary role in the metabolism of carbohydrates, synthesis of lipids and steroids and protein. तो देखिएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आर कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस। ये बार बार पूछता है कि सेल का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है, एज इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। मतलब आपका जो कचरा होता है वो कचरा को गोल्जी बॉडी ही बाहर ले जाने और लाने का काम करता है। राइबोसोम आर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। It is called so because it produces the ATP cell in the emergency, या एनर्जी करेंसी के रूप में कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी करेंसी बनाता है। एनर्जी करेंसी कौन है, एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल बाय इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज entering the cell and help in the cell renewals. Therefore, it is known as the cell suicidal bag, या इसे हम लोग एक सुसाइडल बैग कहते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में देख लीजिए, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। वैक्यूल्स स्टोर फूड्स, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल। अब हाँ सर, ये लाइसोसोम जो अभी बताया सर, एंटीबॉडीज को इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। तो अभी जो कोरोना भी जो वायरस घुसा था वो भी तो एंटीबॉडी था उसको। देखिए, तो वैसे कोरोना एक एंटीबॉडी नहीं है, कोरोना क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ कहानी देखिएगा, ये लाइसोसोम है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। अगर आपके ब्लड में, याद रखिएगा हमेशा, आपके ब्लड में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंट्री करता है, इसको हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। अभी सेल तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले आपके सेल तक जाएगा नहीं, पहले कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, है ना, क्लियर है। तो ब्लड में आपका कोविड-19 जैसे पहुंचा तो एक वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है। तो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, जैसे आपके बॉडी में जाता है तो आपके ब्लड में एक सेल होता है जिसका नाम है WBC,
आपको पता है ना, इसको क्या कहते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। अब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं वो उसमें होते हैं बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? इतने पार्ट मिलके इस कोरोना से क्या करेगा, फाइट करेगा। किसका पार्ट, WBC। अभी तक सेल में नहीं पहुंचा है, सेल में पहुंचेगा तब लाइसोसोम। ठीक है, अभी क्या है, WBC इसका फाइट कर रहा है। तो बेसोफिल क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर यह मान लो एसिडिक है और यह अगर बेसिक चला जाएगा तब तो इसको यहाँ से बाहर कर देगा, अंदर नहीं आ पाएगा। उसके एसिडोफिल जाता है, वो एसिडिक नेचर होता है। अगर ये आने वाला ऑर्गेनिज्म बेसिक है तब तो ये इसको फाइट कर देगा। इसके बाद जाता है न्यूट्रोफिल्स, ये ना बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। तो ये काम क्या करता है, जाके प्रणाम करता है और धीरे से सबको इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ करने के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति, इसका नाम क्या है, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स को भेजता है, इससे फाइट करता रहता है। इसके बाद भी काम नहीं बनता है, ये है लिम्फोसाइट्स। और यही लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है, एंटीजन। क्या बनाता है, एंटीजन। और यह बन जाता है क्या, एंटीबॉडी। ठीक है, अगर आपके उस पार्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट में आपके पास एंटीजन है तब तो वह एंटीबॉडी बना देगा, आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। लेकिन अगर वायरस काफी मजबूत है, ये एंटीबॉडी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, एंटीजन प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, WBC प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो सीधा कहाँ चला जाएगा, लाइसोसोम में चला जाएगा। और लाइसोसोम में क्या करेगा, इनगल्फ करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। कि बाहर से कोई पार्टिकल आया है, इसको इनगल्फ करो और ले जाके साइड में ले जाके ब्लास्ट कर देता है। जैसे ब्लास्ट करता है तो सारा कचरा जो है सेमी परमेबल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये तो इन्फेक्टेड है, ये जब तक आपके सेल ऑर्गन तक जाता है, जब तक आप काम करोगे तब तक ये मल्टीपल होने लगता है, तेजी से ग्रो करने लगता है। और तेजी से ग्रो करने के कारण ये जो आपका लाइसोसोम है इनगल्फ नहीं कर पाता है, और जिसके वजह से उसका स्प्रेड आपके पूरे बॉडी में होता है। और पूरे बॉडी में स्प्रेड होने से आपका कोई ना कोई ऑर्गन्स को क्या करेगा, ये किल कर देगा। और ऑर्गन्स किल कौन करेगा, तो आपको करता कौन है, लंग्स। वाई लंग्स, क्योंकि ये हवा के द्वारा सबसे पहले लंग्स में आता है और लंग्स से तब ब्लड में आता है, इसलिए इन्फेक्टेड पार्ट क्या हो गया, लंग्स। अब इसमें खतरा क्या होता है कोविड-19 में, क्योंकि लंग्स एक ऐसा चीज है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। मतलब जो इम्प्योर ब्लड है उसको प्योर ब्लड में कौन करता है, प्यूरिफाई कर देता है लंग्स। क्यों, क्योंकि इम्प्योर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हटा के उसमें क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कि आपके शरीर में दौड़ता रहता है ऑक्सीजन को लेकर। लेकिन ये इन्फेक्टेड लंग्स होने के कारण ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और जिसके कारण आपका पूरा ब्लड दूषित होगा, और वह दूषित ब्लड जिस भी ऑर्गन में जाएगा उसी ऑर्गन को डैमेज कर देगा। तो कोविड-19 का यही चीज था, ये क्या करता था, इंड ऑर्गन डैमेज, इंड ऑर्गन डैमेज। एक्चुअली इसका जो साइड था एयर था, और एयर में रहने की वजह से आप जब भी सांस लेते हो तो उस हर एक ऑक्सीजन के साथ आपका वायरस चला जाता है। और वायरस ऑक्सीजन को तो आपको ब्लड में जाना ही जाना है, कि ऑक्सीजन का ब्लड से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वह मिल गया। और ब्लड में जाने के बाद तो ब्लड में तो आपका न्यूट्रिशन है, खाना पीना है, उसको खाना मिल रहा है, वो बहुत तेजी से अपना साम्राज्यवाद विस्तार कर रहा है। और साम्राज्यवाद को लाइसोसोम कभी भी सुसाइडल बैग के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाता है, क्योंकि यह सेल के अंदर अगर कोई छोटा मोटा पार्टिकल चला गया उसको इनगल्फ कर लेगा, लेकिन साम्राज्यवाद हो जाएगा वहां पे तो इनगल्फ नहीं कर पाएगा। तो वायरस या बैक्टीरिया से प्रॉब्लम नहीं है, वायरस और बैक्टीरिया के कॉलोनी से प्रॉब्लम है। वो जो कॉलोनी बना लेता है, अपना एक साम्राज्यवाद बना लेता है, उससे दिक्कत होता है, जिसको लाइसोसोम प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा इन ऑर्गन डैमेज हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। यस सर। ये इस तरह के याद रखिए, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, दे आर द, इसलिए WBC को कहा जाता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आप देखो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में, ये तो पता है आपको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में। और पत्तियों में कहाँ होता है, एस्टोमाटा में। कहाँ होता है, एस्टोमाटा के अंदर। अब एस्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है किस पे, सनलाइट के ऊपर। लेकिन सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल।
और क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अगर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए, तो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा और जड़ के द्वारा आपको क्या मिलता है? जल और मिनरल्स, और साथ में आपको वातावरण से क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिल गया? हीट, बना दिया C6H12O6 जिसको कहते हैं ग्लूकोज या स्टार्च। क्लियर है? इसी को हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। ये खाना जो फूड जो खाते हैं, यही फूड आपके शरीर में चला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, या तो प्रोटीन के रूप में, या तो लिपिड्स के रूप में, और इसको हम खा के अपने शरीर की जरूरत की पूर्ति करते हैं और एटीपी का यूटिलाइज करते हैं, जो कि सेल की ऊर्जा मानी जाती है। लेकिन इसको बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अब दूसरा ऑर्गन कौन है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या है कि फूड को स्टोर करता है। कभी कभी आप एक्स्ट्रा फूड तो भी तो खाते हो ना, दिन भर खाते रहते हो, तो उतना तो हमारी जरूरत होता नहीं है, तो फूड को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके शरीर के अंदर स्टोर किया जाता है। किसके द्वारा? तो वैक्यूल्स के द्वारा। तो इतने सेल ऑर्गेनेल को आप लिख दोगे, ये इसलिए मैं शॉर्ट में लाया हूं ताकि इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैसे सिचुएशन में अगर वो कह दे कि माइटोकॉन्ड्रिया को बताइए, वैसे सिचुएशन में कहे कि राइबोसोम को बताइए, तब तो फिर आपको उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा। उसकी पूरी तरीके से भी मैं व्यवस्था लेके आपके पास आया। क्लियर है? यस या नो? अब सेल ऑर्गेनेल को बोले तो सेलुलर कंपोनेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। दिस सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। वैसा ऑर्गेनेल जिसका कवरिंग क्या होता है? मेम्ब्रेन से हो, जिसका कवरिंग बिना मेम्ब्रेन का हो, वो दो तरह का सेल ऑर्गेनेल होता है। दे कोऑर्डिनेट फंक्शन इफिशिएंटली फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल। तो जो कोशिका की जो दिनचर्या है, कोशिका की जो नॉर्मल स्टेटस है, उसको उसमें मदद करता है कौन? सेल ऑर्गेनेल। जैसे उसका लोकोमोशन हो, जैसे उसका रिप्रोडक्शन हो, जैसा उसका सेल सपोर्ट्स हो, जैसा उसका क्लासिफिकेशन हो, जैसे उसका एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन हो, तो वो सारा का सारा किसके द्वारा होता है? सेल ऑर्गेनेल के द्वारा। क्योंकि ईच एंड एवरी सेल्स ऑर्गेनेल्स हैव डिफरेंट कैटेगराइज फंक्शन। यही बात मैंने हिंदी को लिखा। तो ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, ऐसा कौन कौन से ऑर्गेनेल है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है? तो जैसे सेल वाल, आपको बताया ना, सेल वाल तो बाहर होता है, सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल्स, दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए, तो सिंगल मेम्ब्रेन, आप जिसमें क्या होता है, किसी में सिंगल लेयर भी होता है, डबल लेयर भी होता है। तो सिंगल लेयर में कौन है? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। देखिए, यूकैरियोटिक सेल का यहाँ एक नया और कैरेक्टर आपको देखने को मिला। डबल मेम्ब्रेन में कौन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। देखिएगा, जिसको ज्यादा काम करना पड़ता है उसका मेम्ब्रेन डबल होता है। जैसे न्यूक्लियस हमेशा काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा काम करता है, क्योंकि यही एटीपी आपको बना कर देता है। ठीक है? तो उसमें डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब ये सेल का ये स्ट्रक्चर है जिसको आप 2 डायमेंशन में बना पाओगे। इससे पहले आपने जो सेल का स्ट्रक्चर देखा था वो 3 डायमेंशन देखा था। तो आपको सेल स्ट्रक्चर बोलेगा तो इसी को आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा पूरी तरह से फिगर। अब जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रोसोम छोड़ दीजिएगा, लाइसोसोम, ओके, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, ओके, न्यूक्लियस, ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबों को अलग से आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है? और बता दीजिएगा कि वह क्या है, डबल मेम्ब्रेन है या कि सिंगल मेम्ब्रेन है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। और मैंने सारे सेल स्ट्रक्चर को बहुत बखूबी जो है आपके पास पूरी डिटेल में मैंने लिख रखा है। ओके? इस पोर्शन से केवल डेफिनेशन आएगा या क्वेश्चन भी बना के दिया जा सकता है? दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है? पॉसिबिलिटीज क्या है कि आपसे ये पूछ दे कि सेल ऑर्गेनेल क्या है, उसको आप डिफाइन कीजिए, तब तो आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा यह पूछ दे कि सेल के, जैसे आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। इसका मतलब हर एक सेल स्ट्रक्चर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है उसका फंक्शन आपको जानना होगा।
क्योंकि वह पूछ देगा कि साइटोप्लाज्म क्या है और इनके फंक्शन के बारे में बताएं, बस सिंगल क्वेश्चन यही दे देगा। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को आपके सारे ऑर्गेनेल के साथ हम बना के देंगे। तो कम से कम इतना तो आप साइटोप्लाज्म में लिखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। फिर आपको आ जाएगा न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में इतना कीजिएगा। फिर क्रोमोसोम के बारे में तो ये लिखिएगा। इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आएगा तो इतना आप लिखिएगा और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आएगा तो इतना आप लिखिएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आएगा तो लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। और अगर नहीं आता है तो 2-2 3-3 लाइन, अगर सेल स्ट्रक्चर खाली बोले तो सेल स्ट्रक्चर को बना दीजिएगा, ये सेल का स्ट्रक्चर, और 2-2 लाइन सबका लिखा दीजिएगा, जो कि मैंने आपको 2-2 लाइन लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जहां स्ट्रक्चर बनाने बोलेगा ना तो ये इसी में आपका भरपूर नंबर मिलता है। ये वाला अगर 20 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर मिलेगा आपको इसमें, अगर पूरी अच्छे तरीके से आपने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और ये 2 डायमेंशन है, इसको आप बना सकते हैं। 3 डायमेंशन में आपको मुश्किल हो रही थी, 2 डायमेंशन आप बना सकते हैं। बराबर है, और बनाना और उसको इंडिकेट करके उसका नाम दिखा देना। तो जिसको जिसको मैंने रेड लाइन किया है उसका खाली देखिए, सबको छोड़ भी दीजिएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उन सबों को इंपॉर्टेंट को दिखा दीजिएगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बन जाएगा। और अगर फंक्शन पूछे तो सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर सबका अलग अलग क्वेश्चन बनता है? हाँ 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 बनता है। इसमें बनता किसका है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता माइटोकॉन्ड्रिया का। ये पेटेंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसका बड़ा लाइन में लिखा हुआ, ये लाइन आप लिख दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, आंसर हो गया। साइंस में जरूरी नहीं है कि आपको 200 वर्ड लिखना ही है, फैक्ट को लिखना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोलेगा इतना लिखिएगा, उसका अलग से फिगर बना दीजिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम फिगर आपको बताएंगे और भी तरीके से कैसे बनाना है, जब हम क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उषा, कोई दिक्कत नहीं ना? सारा आपको सेल, अब तो आपका ये पॉइंट खत्म हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे डार्विन का थ्योरी आता है और कैसे लाइफ में इवोल्यूशन होता है। उसके बाद सीधा हम लोग देखेंगे बायोमोलिकुल और सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें माइटोसिस मियोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर हम लोग कल माइटोसिस मियोसिस ही देख लें तो ज्यादा अच्छा है सेल के साथ। बोलिए। ज्योग्राफी एक भी क्लास नहीं हुआ है सर। होगा होगा होगा, अब तो आप लोग, आप भी लैब में आ गए और हम भी लैब में फिर से है ना, क्योंकि आप लिखना भी शुरू कर दिया अच्छा से। होगा, सेल वाला क्वेश्चन दे देते हैं, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन चला जाएगा। इसका पहले तो एक काम करो, पहला ही क्वेश्चन यही है, सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर बना लोगे, ये बन जाएगा। और इसका जो फंक्शन है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका दर्द लिखा गया है, न्यूक्लियस लिखा गया है, केंद्रक भित्ति लिखा गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा गया है, इन सबों को डिफाइन कर दो। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा पहला हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि आप हर लाइन को डिफाइन करें, इस लाइन को आप छोटा करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हेडिंग ये क्लोरोप्लास्ट जरूर लिखना है, और उसको जो है छोटा छोटा करके भी लिख सकते हैं, चलेगा। लिखिए आप कितना लिख पाते हैं, आपके मटेरियल में भेज देता हूँ तुरंत। ठीक है, इसी में से देख के लिखना, आप बाहर मत जाइएगा और कोई बाहर से दिमाग नहीं लगाइएगा। ठीक है, देखिए साइंस जब भी आप लिखिएगा इफेक्टिव लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि लिखने का मतलब आप लोग समझते हैं 400 वर्ड, ये गलत कॉन्सेप्ट है। साइंस में अगर फिगर बना दो और उसको खाली डिफाइन कर दो तो नंबर मिलता है पूरा। तो साइंस में फैक्ट पे आइएगा, ये कहानी नहीं ना है जी जो आप इसको बनाइएगा, ये फैक्ट है। तो फैक्ट है तो फैक्ट पे लिखिए। ऑर्गन जो है हाँ, अंदर पार्ट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। किसने खोज किया ये सब कुछ नहीं। जब वो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन करे तब उसका खोज बताइएगा। जब पूछेगा सेल क्या है, उसके स्ट्रक्चर एवं फंक्शन को बताए तो सेल की खोज बताइएगा, उसका स्ट्रक्चर बताइएगा और उसका फंक्शन दे दीजिएगा। फंक्शन में देखो आपके पास 1 लाइन में लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। राइबोसोम ये, माइटोकॉन्ड्रिया ये, लाइसोसोम ये। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछे तब आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए कि हाँ बेंडा ने इसकी खोज की थी, है ना, तब बताइएगा आप। ठीक है,
हो जाएगा। तो हाँ बोलिए। जो आंसर भेजे थे सर, उसको उसमें क्या कमी रह गया होगा सर? कमी बस लेंथ को थोड़ा कम कीजिए, लेंथ थोड़ा भागा है आपका। अच्छा था वैभव जी, कंटेंट अच्छा मिला था, ठीक है, थोड़ा लेंथ कम कीजिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे वाला में आपका तो एकदम टू द पॉइंट लिखाया है, कहीं कोई लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। आपका जो है हेडिंग को थोड़ा सा बोल्डनेस कीजिए बस। उषा को मैं देखा नहीं, आप ही लोग दोनों का देखा था। क्या सर, क्या हेडिंग देखा ना सर? जैसे आपने कोई भी, जैसे आप लिख रहे हो ना हेडिंग को, ये चीज, तो हेडिंग को थोड़ा सा वहां पे बोल्ड करके लिखिए, ओके, बोल्ड करके उसका लिखिए और फ्लो चार्ट बनाइए। वैभव जी ने फ्लो चार्ट बनाया, देखा वैभव जी का आपने? पूरा नहीं देखा सर। हाँ देखिएगा आपने। देखा नहीं तो ग्रुप में जाने का मतलब है आप सब भी अपने कंप्यूटर को देखिए। नहीं तो मैंने पूरी तरह से देखे नहीं है, लेकिन उनका कुछ कुछ पॉइंट देख रहे थे, जो हाँ जो उन्होंने ये जो चुनौतियां रखा था वो मैं देख रहा था उसको। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से आप देखिए, पॉइंट्स इसी तरह से आते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है सैटरडे और संडे को जो है, जैसे आज भी आपके पास क्वेश्चन जाएगा सेल से, उसको बनाइएगा। कल सेल का एमसीक्यू चला जाएगा, उसको बनाइएगा। और सैटरडे संडे को हम इस बार क्वेश्चन और आंसर आपके साथ लिखाया जाएगा, और थोड़ा लंबा समय लेंगे इस बार, 2 घंटे तक का सेशन जाएगा, तो जाने दीजिएगा, ठीक है। धीरे 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 आपके ऊपर डोज बढ़ेगा ना, एक बैग बढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपके पास और भी तो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, वो सब सारी चीज है। पॉलिटी वाले लिखिए क्वेश्चन को, पॉलिटी वाले सर को मैं भेजूंगा और सर को फिर लॉन्च कर दूंगा, सर आ जाएंगे उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा। ठीक है। कंटेंट हम ज्यादा नहीं डालें सर, एकदम बहुत कम। हम देख के तुमको कमेंट करेंगे, तो सबका पर्सनल पे भी हम कमेंट कर देंगे। पर्सनल तो सब हो आप मेरे साथ ना व्हाट्सएप पे। कुछ चीजें हैं जो ग्रुप में मैं नहीं कमेंट करता हूँ, पर्सनल भी कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप लोग अपना आधार कार्ड वगैरह जो है दे दीजिए, एड्रेस वाला। ये आपका नोट्स जो है ये चला जाएगा, जिसमें इसमें नेशनल साइंस पॉलिसी पे पूरा का पूरा नोट्स है, ठीक है। ये आपका चला जाएगा, ये पूरा नोट्स आपका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पूरा नोट्स है, ठीक है। कुरियर के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। एकदम घबराइए नहीं, बहुत तेजी से सिलेबस कवर होगा। और जो मैं पूरा का पूरा समय बचा कर रखूंगा इकोनॉमिक्स का, क्योंकि उसमें हमें 100, आपको मैंने बताया है कि 180 तक लाना है, तो लाना है, ठीक है। हाँ जी, साइंस में भी आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा लिखिएगा तो आएगा? आप देखिए आपका कोई बंधु का लिखता है क्या ऐसा, ठीक है। विथ फिगर आप लिखिए, खूब नंबर मिलेगा। साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकदम सबको फिगर बना के हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स पढ़ेंगे जब हम लोग, वो सारा चीज पढ़ेंगे, तब और मजा आएगा, ठीक है। ये अभी बेस है आपका, धीरे धीरे। अभी अगर जैसे इवोल्यूशन पढ़ा देना तो आपको कंफ्यूजन होगा, अभी तुरंत हम पढ़ा दें आपको जो आपको है कि सेक्स लिंक डिजीज, जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, सेक्स लिंक डिजीज को डिफाइन करें, पूछा था ना। तो इस बार हो सकता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पूछ दे। पिछले बार आपको शायद आपने सही कहा पिट्यूटरी ग्लैंड पूछा था, तो इस बार जो है ये हो सकता है कि अदर प्लांट हार्मोन पूछ दे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो आपके ह्यूमन में पाया जाता है, तो इस बार चांसेस है कि प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ दे, है ना। तो प्लांट हार्मोन को हम लोग पढ़ेंगे दोनों, क्योंकि एमसीक्यू में तो पूछ सकता है ना वो, लेकिन प्लांट हार्मोन पर हम लोग 2-3 बार लिख लेंगे, ये चीज है। तो जब अभी लिखेंगे फिर गेसेस लिखेंगे, तो जो जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर लिखेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे। क्योंकि देखिए जब तक आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे 3 से 4 बार नहीं लिखाएगा, वहां नहीं लिख पाइएगा, और एग्जाम आपको जनवरी लास्ट तक ही होगा, तो आपके पास खूब समय है लिखाने का, है ना। चलिए ठीक है। सर एक चीज और। हाँ बोलिए। आप बताएं कि आंसर के बीच में जो भी क्वोटेड रहता है उसको अंडरलाइन कर देंगे, तो हाँ। आपका एक ही बताया कि अंडरलाइन नहीं करना है। नहीं, कौन सा अंडरलाइन का, कैसे मैंने बताया, ये बीच में नहीं है, आंसर के बीच में नहीं, जो जिस पॉइंट को ले, या तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ब्लैंक कीजिए, या तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे आप किसी उसका कंटेंट बता रहे हैं तब पूरा अंडरलाइन नहीं करना है, नॉर्मल वर्ड को अंडरलाइन कभी नहीं कीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पे आप लिखते हैं कि इसे जो है इट इज आल्सो नोन एज, मान लो कि आप कहते हैं कि यह जो है एक इवोल्यूशन पार्ट है, या कह सकते हैं यह एक्सचेंजर का काम करता है, तो जो एक्सचेंजर है वहां पे खाली,
या उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने कहा लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के बारे में लिखा और यहाँ लिखा कि इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या तो उसको अंडरलाइन कीजिए या तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए। ठीक है, वही चीज है सर, इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बस बस, और किसी को नहीं, क्योंकि हमेशा हाईलाइट आप नहीं कर सकते ना, हाईलाइट तो उसका करने का अधिकार है। जब आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो जिस जहां पे उसको नंबर काटने है वो ऐसे करता है और ऐसे करता है, हाईलाइट कर देता है और ऐसे काट देता है। ठीक है, उस तरह से वो काटने का काम है उसका। लेकिन हाँ, आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में इसीलिए क्योंकि इस पर आपने इंथुसियाज्म ज़्यादा दिया, इस पर आपको ज़्यादा इंटेंशन देना है और उसको बताना है कि आप पूरा पढ़ के भागिए मत। यहाँ देखिए कि मैंने लिखा है क्या, आत्महत्या की थैली, मैंने परफेक्शन के साथ मैंने लिखा है। ठीक है, ये साइंस में ऐसा होता है, ये हिस्ट्री और पॉलिटी में अंडरलाइन नहीं किया जाता कहीं भी। ठीक है, इट इज ओनली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए साइंस में होता है नीड और बाकी जगह पर जितना लिखते हैं वो होता है वांट्स। तो वांट्स को कभी आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, नीड को अंडरलाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ? बट अच्छा प्रयास रहा आप सबों का, काफी अच्छा सुधार आया है। 2 से 3 बार में और आपका जम के सुधार आ जाएगा। और जब साइंस आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो जब आपके लिखावट में साइंटिफिक अप्रोच आ जाता है, तो पॉलिटी को भी साइंस के तरीके से लिखिएगा, खूब नंबर मिलता है। क्योंकि आजकल पॉलिटी में भी फ्लो चार्ट बनता है, हिस्ट्री में भी लोग फ्लो चार्ट बना रहे हैं, जबकि वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका साइंस का है, तो उसमें भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट डाल के लोग अच्छा नंबर उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए सिलेबस में लिखा हुआ ट्रेडिशनल मेथड है सर। क्या ट्रेडिशनल मेथड है मतलब? जो सिलेबस में दिया हुआ है सर, जो हिस्ट्री पोर्शन ये सब जो है, हाँ, उसमें तो आपको ट्रेडिशनल लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोला कि लोग नंबर उठा रहे हैं, लोग नंबर दे रहे हैं प्रोफेसर लोग कि चलो इसने फ्लो चार्ट बना दिया है। ठीक है, अब कॉपी देखिए ना, यूपीएससी में भी फ्लो चार्ट बना रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटी में भी फ्लो चार्ट बना रहा है सब कोई, और उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। हालांकि वो बोलता है ट्रेडिशनल मेथड से लिखे, उसे लिखे, लेकिन लोग फ्लो चार्ट बना के उसमें नंबर उठा रहे हैं। तो हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, याद रखिए ये चीज, जैसे आप साइंस में अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपको नंबर दे देता है, लेकिन जो आप पॉलिटी और हिस्ट्री में बनाते हैं फ्लो चार्ट, तो उसमें नंबर तो नहीं देता, लेकिन नंबर काटता कम है। ठीक है, ये ध्यान रखें, नंबर काटेगा कम, नहीं तो वो लिटरेचर की तरह नंबर फेंक देता है उसमें। 10 कॉपी, 5 कॉपी, छठा कॉपी, अगर 10 कॉपी उसको बढ़िया मिल गया तो 11वां कॉपी में मूड बनाए रहता है वो, और 10 कॉपी जहां खराब मिल गया तो मूड खराब हो जाता है उसका, फिर वो आधा आधा नंबर भी काटना शुरू करेगा तो आपका बेड़ा का वाट कर देगा वो तुरंत। लेकिन साइंस में वो काट नहीं सकता है नंबर, है ना। एनी मोर क्वेश्चंस वैभव जी? बोलिए। हाँ, नहीं ठीक है, मन में जो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है जब आप ग्रुप में होते हो, एक डिस्कशन का पैरामीटर, ऐसी बात नहीं है कि आई एम द परफेक्ट। हो सकता है कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगा, या कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बताने से, सामने आने से इस ग्रुप में सबका फायदा हो जाए, है ना। तो बातें सामने आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, सेल का कल तुमको एमसीक्यू सेल का मिलेगा, पूरा का पूरा सेल का, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज का, सिर्फ एप्स में आप लोग दे लीजिएगा सेल का पूरा, और सेल से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी चला जाएगा, उसको आप लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ से आना ही आना है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको रहेगा और लॉन्ग वाले में रहेगा, और एमसीक्यूज में तो रहता ही रहता है। थोड़ा सा देखना है सर, कैसे क्वेश्चन लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, अब लॉन्ग में आपने पिछले बार भी तो था ही, है ना, लिखिएगा इसको। ठीक है, सेल से नहीं था सर? नहीं इस सेल से नहीं था, मैंने पूरा इस पोर्शन से। अच्छा, आपका था ना पिट्यूटरी वाला? ग्लैंड से था वो, और वो हेरिडिटरी से था। हाँ, तो दो क्वेश्चन था, तो इस बार हो सकता है हेरिडिटरी ना देकर सेल दे दे आपको।
सेल रिप्रोडक्शन दे दे, माइटोसिस म्यूसिस दे दे, आपको सेल डिवीजन का दे दे। इंपॉर्टेंट तो यही 4 है ना वो बेसिकली, और तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मेंस का एग्जाम कितने दिनों तक चलता है सर? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में कुछ मुझे आइडिया नहीं होता है। देखिए मेंस का एग्जाम जो है 3 दिन या तो 6 दिन ऐसा चलता है। कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू लगा सर। वो एक्चुअली पहला दिन जो है ना वो हिंदी रहेगा दोनों, मतलब कि हिंदी इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई और वो मतलब लिटरेचर एक ही दिन रहेगा। हाँ वो तो रहता ही है। और उसके बाकी सब वन डे रहता है। सेंटर सेम होता है क्या सर? चेंज कर देता है? नहीं सेंटर में चेंज नहीं करता, सेम रहेगा सेम। एक सवाल था कि वो पेज कितना मोटा होता है, कितना पेज का होता है वो कॉपी? 36 पेज तो सुना हूँ मैं। 36 बिहार में देता है, यहाँ भी देता है 36 पेज 38 पेज। ये झारखंड का कोई कहानी नहीं, 36 पेज 38 पेज कुछ भी रहता है। 36 नहीं था सर। अच्छा वही मैं बोला कि मैं मैक्सिमम आपको 36 देता है। मैक्सिमम 36 कितना था आप तो लिखे होंगे ना, आपको पता होगा। बिहार में मैक्सिमम है वो, आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता। हाँ और वहाँ एक्स्ट्रा मिलता है। बताया तो यहाँ पॉसिबल है सब कुछ। झारखंड में कितना था पिछले बार? हमको लगता है कि 28 था क्या, ऐसे ही कुछ था। हमको तो जो लोग बैठा था वो बताया था कि 35 या 36 था। अब सही बताया क्या? हमको लगता है सर यार, तो बिहार सर 36 रहता है। हाँ वहाँ तो क्या रहता है कंफर्म। और उसके बाद अच्छा सीट मिल भी जाता आपको, एक्स्ट्रा मिल के पिन अप कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो पेपर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कोशिश करना है कि उतने में लिखे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इफेक्टिव लिखिए। क्वेश्चन का 4 पेज भी नहीं तो बहुत है सर। हाँ 40 तक लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। तो बिहार में लिख ही लेता है 40 तक। अरे लिखने इफेक्टिव लिखिए ना आप, डायग्राम बना के, खास कर इस सब पोर्शन में क्या ज्यादा लिखिएगा। इस पोर्शन में नहीं लिख सकते, बाकी पोर्शन। हाँ बाकी में लिखिए ना आप, जितना हिस्ट्री में लिखना है। झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना? हाँ तो सरना वाला पढ़िएगा, और वो आपका बिरसा पिछले बार पूछा हुआ है। और सरना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरना कोड को लेकर बहस चल रहा है, तो सरना धर्म के बारे में पूरा डिटेल पढ़िएगा। 47 बार हमको लगता है करिए। हाँ 47 बार। हाँ हो सकता है, तो हम लोग उसको सबको पढ़ लेंगे, दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। बिरसा तो कन्फर्म बिरसा नहीं पूछेगा, क्योंकि बिरसा पूछ दिया, इसमें 47 बार हो सकता है। लेकिन बिरसा पढ़िएगा जरूर, क्योंकि एमसीक्यू में दाग देगा। एमसीक्यू में रखेगा, बिरसा को छोड़ेगा नहीं, झारखंड में बिरसा को छोड़ के नहीं जा सकता है। क्योंकि बिरसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके झारखंड के लिए, तो वो हाँ इसलिए वो बिरसा को भगवान कहा जाता है भाई। बिरसा भगवान थे, इनको सिंहभोगा का दर्शन हुआ था, है ना, तब से अपने आप को धरती आबा के रूप में प्रोजेक्ट किए हैं, है ना, इस तरह से है। ठीक है, रिपीट भी होता है सर? रिपीट के जिसमें देखिए एक्चुअली इसमें क्या है, ये सेकंड टाइम हो ही रहा आपका इस पैटर्न पे, ये सेकंड टाइम हो रहा है, तो रिपीट का क्या मतलब बनता है? एक ही बार तो एग्जाम ही हुआ इस पैटर्न पे, है ना। जो आपका सिलेबस है ये सेकंड टाइम एग्जाम हो रहा, फर्स्ट टाइम हुआ जो 6th में हुआ, और सेकंड टाइम ये हो रहा, तो बहुत ज़्यादा इसका गेस पेपर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं रहेगा, इसलिए टू द पॉइंट पढ़िए तो ज़्यादा सक्सेस करेगा, इसलिए हम टू द पॉइंट आपको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन तो तब आता है जब 5 बार 6 बार एग्जाम होता है ना। एग्जाम तो ये सेकंड टाइम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए टू द पॉइंट पे कीजिएगा, काम आपका बन जाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है पहले टू द पॉइंट को हम कवर कर लें, मतलब सिलेबस को एक राउंड पूरी तरीके से हम लोग टू द पॉइंट कवर कर ले, उसके बाद जितना वेरिएशन लाना है लाते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड टाइम हो रहा है, तो इसलिए कुछ रिपीट का कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो ये तो तय है कि बिरसा नहीं पूछेगा आपको इस बार, हाँ एमसीक्यू में डाल सकता है, क्योंकि बिरसा को छोड़ भी नहीं सकता, और किसको पकड़ेगा, यहाँ पे है ही कितने लोग। बिहार में जाइएगा तब ना दुनिया होगा, बिहार वाला बिरसा पकड़ता है।
बिहार में संस्थानों विषय पकड़ता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप चाहे बचना ही नहीं है यहाँ पे, 2 ही 3 4 चीज तो है। ये आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक है कि झारखंड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आ रहा है और वो बड़ा छोटा सिलेबस में आपको आ जाएगा। अब आप उसको कितने सुंदर तरीके से, कितना अलंकार लगा के और बड़ा प्योर ढंग तरीके से लिखिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो कब होगा? जब 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार लिखिएगा ना, अपने आप उसमें सुधार आ जाएगा, खुद आपसे सुधार आ जाएगा। थोड़ा बहुत हम गाइडलाइन करते रहेंगे, आते चला जाएगा। सेक्शन से भी 4-5 क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन दिए ना आप लोग को? हाँ। हाँ, तो फिर इस तरह मिलेगा, मॉडर्न ही है। मॉडल क्वेश्चन करके मिलेगा। एंशिएंट हिस्ट्री से भी दे दीजिए। ठीक है, एंशिएंट रखिए तुम। हाँ, तो मॉडर्न और एंशिएंट और मेडाइवल में किसी एक को एक पर फोकस कीजिएगा। हाँ, देखिए मॉडर्न पे तो सब फोकस करता है, मॉडर्न का स्पेक्ट्रम बड़ा है, मेडाइवल थोड़ा छोटा है, एंशिएंट थोड़ा पैनिक है, देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, मॉडर्न थोड़ा लिखना जरा टफ है, हाँ, आसान दिखेगा। दिखेगा लेकिन उसमें जो है काटने वाला भी बहुत है। हाँ सर। लेकिन एंशिएंट और मेडाइवल में जो है ना, बड़ा आराम से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये है नहीं, स्पेसिफिक कंडीशन है और उसमें ज़्यादा वेरिएशन। सर कुछ खास सेक्शन तो अगर पकड़ा जाए तो हो जाता है, मॉडर्न और डिटेल हो जाएगा। तो उसको अपना करके उसमें कर लीजिएगा। फोकस कीजिएगा गुड गवर्नेंस पे जम के, पॉलिटी पे जम के फोकस कीजिएगा। प्रेसिडेंट आपको मैंने दिया, प्रेसिडेंट को लिखिए, प्रेसिडेंट के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट लिखिएगा और वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है आपको राज्यपाल लिखिए, गवर्नर। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री सर हमको लगता है। मुख्यमंत्री तो आ चुका है, मुख्यमंत्री शायद आ चुका है। प्रधानमंत्री अच्छा, प्रधानमंत्री आए तो राज्यपाल और आपका जो है मुख्यमंत्री इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वो लिखिएगा। उस क्वेश्चन में सिर्फ आपातकाल के बारे में है, तो सिर्फ आपातकाल के बारे में लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें राष्ट्रपति की जो जितनी भी इमरजेंसी ताकत है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत बड़ा सहयोग अदा करता है। आप देखो लॉ एंड ऑर्डर अगर अभी बंगाल में खराब होता तो कौन शासन करेगा? राष्ट्रपति करेगा ना वहाँ पे। आंतरिक कलह हो या बाहरी कोई हस्तक्षेप हो, उस सबों में जो है उस समय में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट्स रोल लगाया जाता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेटिक को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो जरूरी है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जो पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल रखता है, फाइनल कंट्रोल उसी के हाथ पे है। ठीक है, ठीक है, और बोलो। कौन सा क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे सर? आज को आप लिखे ना, वो कल लिखिए, प्रेसिडेंट लिखिए। हाँ, सैटरडे संडे डिस्कशन होगा। सर ना? हाँ, अच्छा, मान लीजिए कि बीच में हम हो सकता है मुझे एक दिन के लिए बिहार जाना पड़े, तो अभी चलेगा आपका 2 दिन क्लास, हो सकता है तीसरा दिन, मतलब जो 4 क्लास है ना आपका होना, तो उसमें एक दिन मेरा गैप हो सकता है। अगर गैप होगा तो उसको मैं संडे वगैरह में कवर कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक। और आप लोग अपना एड्रेस उड्रेस सब ये कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर जाता रहे कुछ कुछ मटेरियल्स यहाँ से, है ना। ठीक है, ओके। ग्रुप में भेजना है क्या सर वो एड्रेस? नहीं, आपको मेरे को पर्सनल भेजिएगा, आपका एड्रेस गोपनीय चीज है, वो आप गोपनीय रखिए, है ना। जैसे मान लो बहुत सारे फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं या मेल कैंडिडेट होते हैं, तो उनका पर्सनल एड्रेस को मैं साझा नहीं करूंगा सभी जगह, सो यू कैन सेंड इन माय पर्सनल। ओके, ये सब चीज जरूरी होता है। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू, ओके थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट।